तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। पहला हमने रिफ्रैक्शन देखा, उसमें हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, तमाम चीज़ें उसके बारे में हमने देखी और पढ़ी हैं। अब हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, वो रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अंदर। जो हमारी रिफ्लेक्शन के अंदर चीज़ें थी वही चीज़ें थोड़ी बहुत मेल खा रही हैं इससे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअल में? रिफ्रैक्शन कहते हैं जब लाइट रे आ रही है और आने के बाद किसी ऐसे मीडियम से स्ट्राइक करती है कि उस मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो लाइट रे आ रही है वो जिस सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, जिस मीडियम से स्ट्राइक कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइट रे आ रही है एयर में, ठीक है, और उसके रास्ते में पानी आ जाता है, सरफेस आ जाती है, सरफेस ऑफ वाटर आ जाती है, कोई रिवर है, कोई तालाब है, तो लाइट रे आ रही हैं और वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है कि पानी है, तालाब है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब लाइट रे आके उससे स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, उसका थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि हमारा मिरर्स के केस में होता था, और थोड़ा पोर्शन उसका लाइट के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा या थोड़ा सा बेंड हो जाएगा अपने पाथ से। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होती है इसकी कहानी। मानते हैं ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। लाइट रे आती है और इस पर ऐसे स्ट्राइक करती है, ठीक। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये हमारी पहले की तरह नॉर्मल है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। हम सब जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होंगी इसमें जो कि रिफ्लेक्शन बाय मिरर में नहीं हो रही थी, कुछ और भी चीज़ें इसमें होने वाली हैं और उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये हमारा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक। तो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो होगा ये, जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ये लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो ये होना तो ये चाहिए था कि लाइट रे कुछ इस तरह से जाती, लेकिन ऐसे ना जाकर ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन और इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, ये फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट का कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं ये हमारा मीडियम जो है वो वाटर है, पानी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे आएगी और लाइट रे आके ट्रांसपेरेंट मीडियम से स्ट्राइक करेगी, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ उसका रिफ्रैक्ट होगा इन द मीडियम या इन द अदर मीडियम, जिस मीडियम में वो आ रही है। तो उसका जो एक्चुअल में जो लाइट रे इस तरह से जानी थी वो इस तरह से ना जाकर बल्कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। जो नॉर्मल हमने बनाया है इसको कहते हैं बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती हैं, इधर बेंड नहीं होती, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं, उस तरफ भी बेंड होती हैं। वो क्या केस होता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे encounters with a transparent medium, then some part of it gets
reflected back into the same medium and rest of the part goes in another medium and rest of the part goes in another medium। ठीक है, यानी जब भी कोई लाइट रे एनकाउंटर करेगी विद अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन सम पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम एंड रेस्ट पार्ट, यानी इससे अलग जो बचा है पार्ट हमारे पास, जो रेस्ट पार्ट है वो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट गोज इन अनदर मीडियम, यानी दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी इंसिडेंट रे की, जो कि दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुई है, वो क्या है, जो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुई है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन of incident ray diverts at the interface। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इंसिडेंट रे की, वो इंटरफेस पे आके डाइवर्ट हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं, दिस phenomena is called as रिफ्रैक्शन। ऐसा होता क्यों है, क्यों बेंड हो जाती है लाइट, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही लाइट रे बेंड हो जाती है, तो इसका आंसर अभी यहाँ पर देना मुनासिब नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में कि ऐसा आखिर होता क्यों था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं और देखते हैं कि अब आगे रिफ्रैक्शन हमको क्या क्या और चीज़ें बता रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई मज़े की चीज़ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो अब देखते हैं रूल्स फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। रूल्स फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या क्या रूल्स हैं जिनसे कि लाइट बेंड करती है। पहला रूल है हमारा, ये हमारा मीडियम है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे आ रही है हमारी एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये हमारी लाइट बेंड हो गई एट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, ये जो मीडियम है हमारा, इसको हम नाम देते हैं μ1 और ये है μ2। ये μ1 μ2 क्या है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये μ1 क्या है, ये हमारा है रेयरर मीडियम, और μ2 है, μ2 क्या है हमारा, μ2 है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम क्या होगा, ये अभी चलते चलते सारी बातें हम अभी क्लियर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या है, पहला रूल है हमारा कि अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से आ रही है, रेयरर मीडियम, अब रेयरर मीडियम का क्या मतलब होता है, इसको हम ऑप्टिकली रेयरर भी कहते हैं। रेयरर का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा घनत्व उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा घना नहीं है, और ये वर्ड बना है रेयर से। रेयर कहते हैं ना कभी कभार,
भाई कभी कभार, बहुत रेयरर होता है ये केस। तो रेयर का मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा घना नहीं है। तो ऐसा मीडियम कि जहाँ से लाइट रे आ रही है जो बहुत ज़्यादा घना नहीं है, उसको हम कहते हैं आमतौर पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ये जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पर, इसको हमने नाम रखा है पहला रेयरर, और हम मान लेते हैं कि ये मीडियम है हमारा एयर। एयर हमारा क्या है? रेयरर मीडियम है, ठीक है, वहाँ से लाइट रे आ रही है। दूसरा मीडियम हमारा क्या है? डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर भी कह सकते हैं इसको। डेंसर मीडियम का मतलब घना, ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट रे को ईजिली फ्लो करने को नहीं मिल रहा है, यानी उसकी स्पीड वहाँ पर जाकर के कम हो गई है। आसान भाषा में रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम एयर का एग्जांपल लेते हैं तो एयर में लाइट ऑफ स्पीड क्या है, या वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड क्या है? लाइट ऑफ स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर या वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। अब कोई और मीडियम है हमारे पास, मान लीजिए वाटर हमारे पास एक मीडियम है। अब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ठीक है, अब हम जानते हैं कि वाटर एयर से ज़्यादा डेंस है, ठीक है, ऑप्टिकली डेंस है। और जब किसी डेंस मीडियम में लाइट रे जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वाटर। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। अब कोई लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है तो ये लाइट रे जो बेंड होगी वो होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल से लगी हुई ये बेंड होगी, नॉर्मल से दूर बेंड नहीं होगी। ये है हमारा रूल नंबर 1। कोई लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, हल्के से भारी मीडियम में आसान भाषा में समझने के लिए आ रही है, हवा से पानी में, हवा से ग्लास में आ रही है, तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझ लें कि ये म्यू क्या है। μ1 μ2 जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये μ1 क्या है और ये μ2 क्या है। तो μ1 μ2 है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का जो उसकी डेंसिटी को मेज़र करने का जो पैमाना है, जो नंबर है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एयर हो या वाटर हो या ग्लास हो, तो वो कितना डेंस है, कितना ऑप्टिकली डेंस है, इसको मेज़र करने के लिए, इसको आंकने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, जो नंबर, जो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, वो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, व्हाटएवर। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है μ1। μ1 का मतलब फर्स्ट मीडियम जो है हमारा वो μ1 है, यानी μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है, और ये μ2 क्या है? ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है। ये जो μ2 होता है ये होता है इक्वल टू C/V के। C क्या है? C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में। और ये V क्या होता है? V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट हम देख रहे हैं, चाहे वाटर हो या ग्लास हो या एयर हो, कुछ भी हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? और ये कांस्टेंट है जो हमेशा एक सा रहना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट
हमेशा एक ही रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पता लग जाता है। यानी जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का निकालना चाह रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट एयर पता है हमको। अब हमको अगर मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर मालूम है, ऑफ वाटर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक हो गया। तो ये कहानी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो कर रहा है? हाउ द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। कितना रेयरर है, कितना डेंसर है, ये चीज़ हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऑफ दैट मीडियम मालूम चल जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पर μ1 माना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 माना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा समझने के लिए। जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा आगे, टर्म्स आती रहेंगी, उसको सीखते रहेंगे साथ के साथ। इसी में मज़ा है, इसी में कहानी है और इसी में चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है? दूसरा केस है ये हमारा अगेन एक इंटरफेस और ये एक नॉर्मल। ये हमारी लाइट रे आ रही है, नॉर्मल यहाँ बना देते हैं, लाइट रे आ रही है। लेकिन अब जो ये लाइट रे आ रही है ये μ1 डेंसर मीडियम से μ2 रेयरर मीडियम में आ रही है। यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, यानी ये मान के चलें कि ये वाटर है और ये एयर है। वाटर से अगर एयर में हमारी लाइट रे आएगी तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो लाइट रे है ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है मैंने भी बताया, ये डिटेल हम जाके वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये लाइट रे सीधे इसके अंदर चली आ रही है। तो कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से लाइट रे बेंड हो रही है। वो वजह क्या होगी वो हम आगे चल के वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। ठीक। अच्छा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, किसी एंगल पर स्ट्राइक नहीं हो रही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ? विथ नॉर्मल। इस इंटरफेस के साथ तो 90 डिग्री बना रहे हैं, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है विद नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा, उसमें किसी तरह का कोई बेंड नहीं होगा। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, चाहे ये मीडियम रेयरर हो, चाहे डेंसर हो, या ये डेंसर हो, या ये फिर रेयरर हो, कोई भी केस हो। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंट रे का नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इस इंटरफेस पर, तो एज इट इज़ ये सीधी गुजर जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई बेंड नहीं होने वाला है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कह रहा है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से पास कर जा रही है, इस तरह से पास कर जा रही है, ये नॉर्मल है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी बेंडिंग इसमें नहीं हो रही है, ना टुवर्ड्स द नॉर्मल ना
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस से हमको क्या बात मालूम चल रही है, इस केस से हमको ये मालूम चल रहा है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 है। दोनों के दोनों मीडियम के, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, रेयरर डेंसर कुछ भी कह लो इसको, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चाहे मटेरियल कोई भी हो, चाहे मटेरियल कोई भी हो, ये एयर है, ये वाटर है, अगर दोनों की, अगर वैसे तो होती ही होती, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, दोनों की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी एक जैसी है, तो ये लाइट रे एज इट इज पास कर जाएगी, किसी तरह का कोई भी चेंज इसमें नहीं आने वाला। इस पर डिपेंड नहीं करती है लाइट कि ये मटेरियल किसी हल्की चीज़ से बना है और ये नीचे वाला कोई भारी चीज़ से बना है, इसका कलर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस पर लाइट रे डिपेंड नहीं करती। लाइट रे बस ये देखती है कि जिस मीडियम से वो गुजर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मीडियम की, चाहे कोई भी हो, कोई भी मीडियम हो, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, इसलिए लाइट रे एज इट इज इसमें से पास कर जाएगी। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि इसका हमको थोड़ा सा एहसास होने लगे, एक फील आने लगे कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या चीज़ है। क्योंकि अभी तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि यह ठीक है, डेंसिटी है मटेरियल की या मीडियम की, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन थोड़ा सा और फील लाने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमको क्या क्या बात पता लग सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं C/V होता है। C की वैल्यू हमारे पास इतनी है और V की वैल्यू हमको नहीं मालूम, म्यू हमको पता है 1.5। तो 1.5 इज इक्वल टू दिस अपॉन V। V को इधर ले जाएंगे, क्या हुआ 3 × 10⁸ दिस। तो आंसर आया हमारे पास 2 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी आ गई है कहाँ पर, ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इतना है तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ रह जाएगी। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, इतनी। अब इसको यहां पर समझ लें कि एयर से ग्लास में, अगर ये एयर है, ये ग्लास है, एयर से ग्लास में कोई लाइट रे आ रही है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होगी ही, लेकिन इससे हमको और क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रही है। इन्फॉर्मेशन ये मालूम चल रही है कि वेलोसिटी हमारी ग्लास में आते ही कम हो जा रही है। वेलोसिटी, स्पीड हमारी एयर में इतनी थी 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये एयर में थी। लेकिन जैसे ही ग्लास में आई इसकी स्पीड कम हो गई है। इससे क्या मालूम चला कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये बात हम पहले कह भी चुके हैं और मान भी रहे हैं इस बात को, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ भी देख लिया इस चीज़ का कि अगर एयर से, रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यही इंफॉर्मेशन हमको निकालना मकसद था कि कैसे डेंसर मीडियम में हम ये प्रूफ करेंगे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो इस फार्मूला से ये चीज़ यहाँ पर हमने देख ली कि ये कैसे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। एक बात बड़ी ख़ास यहाँ पर समझने की है और वो ये कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या एक ही चीज़ होती हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी एक होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक, और एक है मास डेंसिटी जिसको हम कई बार
पढ़ चुके हैं, ये नाम ऐसा नहीं है जो हमने ना सुना हो। मास आप जानते हैं डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्या ये ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम चीज़ होती हैं? यानी अगर हम बात करें किसी मटेरियल की जिसका मास बहुत ज़्यादा है या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा ही होगी? तो जवाब इसका ये है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जिस मटेरियल की मास डेंसिटी ज़्यादा हो वही सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस हो। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि टर्पेंटाइन, ये टर्पेंटाइन क्या होता है? टर्पेंटाइन एक ऑयल होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं तारपीन का तेल। ये है हमारा टर्पेंटाइन ऑयल। ये तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? ये तारपीन का तेल निकलता है देवदार की राल से। देवदार जो एक पेड़ होता है उसकी राल से ये टर्पेंटाइन ऑयल बनाया जाता है। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसके फ़ज़ाइल बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्योंकि आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर यही एग्जाम्पल मेंशन है कि टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, आमतौर पे जितने ऑयल होते हैं वो वाटर से कम डेंस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी तेल में, किसी भी पानी के अंदर अगर तेल डालते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है, ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर जो ऑयल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, जो ऑयल होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। लेकिन टर्पेंटाइन ऑयल जो है हालांकि इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी जो मास डेंसिटी है वो ज़्यादा है वाटर से। मास डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की, किसकी? टर्पेंटाइन ऑयल की ज़्यादा है वाटर से, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से, मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ, टर्पेंटाइन ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है। इस ऑयल की आमतौर पे जितने भी ऑयल्स हैं सबकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल वाटर से कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मीडियम है हमारा जो ऊपर वाटर है और नीचे क्या है? नीचे है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक। ये टर्पेंटाइन ऑयल है और एक लाइट रे आ रही है, तो क्या हुआ? इसका मतलब लाइट रे आ रही है तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। हालांकि मास डेंसिटी के हिसाब से ये रेयरर होना चाहिए था, वाटर डेंसर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऑप्टिकल डेंसिटी हम लेते हैं इसमें, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से ये टर्पेंटाइन ऑयल की ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी और क्या क्या हमको बताने वाली है। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा और सीबीएसई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस का थोड़ा सा अंदाज़ा आपको मिल चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये हमेशा की तरह आई और ये आर, ये μ1, ये μ2, ये रेयरर और ये डेंसर मीडियम है हमारा। ठीक हो गया। अब क्या है? अब ये है कि हम जानते हैं कि म्यू बराबर c/v होता है, सबको पता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम को हम लिख सकते हैं c/v1, ठीक है, और μ2 को हम लिख सकते हैं c/v2।
एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं कि μ1 और μ2 में आपस में क्या रिलेशन है, इसको देखने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम μ1 बाय μ2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा C अपॉन V1 इंटू V2 बाय C। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। ये मर गया, बना क्या V2 बाय V1, μ1 बाय μ2। तो μ1 और μ2 में रिलेशन क्या आएगा कि ये एक दूसरे की वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट करते हैं, यानी μ1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V1 से। यानी अगर V1 में वेलोसिटी बढ़ती है, पहले मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कम है। जितनी वैल्यू ऑफ V1 बढ़ेगी उतना वैल्यू ऑफ μ1 घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हम और देखें, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको और हम आसान भाषा में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है, V1 बाय V2। तो ये वो रिलेशन है जिससे कि दोनों मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, V1 बाय V2। यानी अगर हमको V1 और V2 की वैल्यूज़ मालूम है, हमें दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, या कुछ मालूम है कुछ नहीं मालूम, तो इस रिलेशन से हम आसानी से इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको ये सारी कहानी क्या हो रही है ये मालूम चल जाएगी। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ वेलोसिटी इन वाटर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और VG वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इतनी है, तो फाइंड क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये तीन चीज़ें हमको मालूम करनी है और हमको गिवन क्या क्या है आपको मालूम है। इन तीन चीज़ों को मालूम करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है μ इज़ इक्वल टू C अपॉन V। ठीक है, अब μg फाइंड आउट करना है। C की जगह हम लिखेंगे इतना, V की जगह हम वेलोसिटी इन ग्लास लिखेंगे 1.5 इंटू दिस, तो ये गया, ये गया, ये गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हम म्यू C अपॉन VW निकालेंगे। μW हमको निकालना है, C हमारे पास इतना है, VW हमारे पास इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। μW कितना आ गया हमारे पास 1.5। यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर इतनी थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आया, इतना आएगा। सॉरी, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर इतनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5 आएगा। एक चीज़ और हमको याद रखने की है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं म्यू इज इक्वल टू C बाय V होता है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एयर या वैक्यूम ये मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती।
तो कोई भी हमारा मीडियम हो, चाहे वो एयर, चाहे वो वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे डायमंड हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही रहेगा। यानी 2.678 जो भी मैक्सिमम स्पीड है, कुछ भी हो, वो हमेशा इससे कम ही रहेगा। इसलिए म्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा। इक्वल टू 1 तब होगा जब हमारे दोनों मीडियम एयर ही हो, ठीक है, या एयर या वैक्यूम हो, तो जाके म्यू की वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज हमेशा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे म्यू की वैल्यू हमारी हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी, चाहे 1.5 हो चाहे 2 हो। अब निकालना है हमको W म्यू G। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी इन ग्लास कितनी है? नहीं, वेलोसिटी नहीं है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब म्यू जी हमने निकाला है 2 और ये है 1.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3, 4, 1.33। यानी इस रिलेशन से हमको क्या मालूम चला? इस रिलेशन से मालूम चलेगा और चला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इतने टाइम्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी इसको अगर हम लिखें म्यू जी अपॉन म्यू वाटर 1.33, तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज़्यादा है 1.33 गुना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के। यानी ये हमारा डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू वाटर के। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। फ़िलहाल समझने के लिए आज का लेक्चर इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। आगे इसके बाद हम देखेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स जो एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए, क्या क्या कहा, क्या क्या लॉज बताए हैं रिफ्रैक्शन के। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं, उसको भी आगे समझेंगे। करते रहेंगे मेहनत, कोशिश, तो अपना काम चलता रहेगा। और अपना मकसद है चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।